उन सारी वीडियोस में आपने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए इन्होंने ट्रायंगुलर लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा। तो जो वेक्टरों को ऐड करना हमने सीखा उसमें हमने देखा कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये बी वेक्टर, फिर यहाँ से तीसरा वेक्टर ये सी वेक्टर, ए बी सी तीन वेक्टर मानिए हमने खींचा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो सम होगा वो क्या था। ट्रायंगुलर लॉ में हम लोगों ने दो वेक्टरों को जोड़ना सीखा था कि अगर दो वेक्टर टेल टू हेड इस तरह से जुड़े हों तो जो तीसरा वेक्टर जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, जो लाइन, वो लाइन ली जाए और अपोजिट ऑर्डर में ली जाए, तो ये जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों का रिजल्ट होगा, यानी इन दोनों का सम होगा। इसको हम लोग इस तरह लिखते थे R = A + B। इसी बात को पैरेललोग्राम मेथड में हमने इस तरह से देखा कि अगर दो वेक्टर टेल से टेल मिलाकर खींचे जाएं, ये ए वेक्टर है और यहाँ से बी वेक्टर खींचा गया, इनके बीच का ये एंगल थीटा, तो इस केस में कहा गया इन दोनों का रिजल्ट कौन होगा। तो कहा गया इसके लिए पहले एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कीजिए, इसकी पैरेलल लाइन खींची गई, इसकी पैरेलल लाइन खींची गई, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया गया। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था, जो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट से जा रहा था, ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, यानी R = A + B था। तो अभी तक हम लोग दो वेक्टरों को ऐड करना सीख रहे थे कि इन दो वेक्टरों का रिजल्ट वेक्टर कौन सा होगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पहले इस तरह समझें, ये तो कहीं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मिलके इसके बराबर है, यानी R = A + B। तो जब दो वेक्टर हो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, वो मिलकर किसी एक वेक्टर के इक्विवेलेंट हो, यानी इन सबका इफेक्ट वही है जो इस R का इफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ये A और B जो है वो इस R के कंपोनेंट हैं। जो A और B वेक्टर है वो इस R का कंपोनेंट है, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसके बराबर हो रहे हैं। यही चीज आज हम लोग को सीखना है कि अगर कोई दो वेक्टर या तीन वेक्टर देते थे, उनको मिला के हम एक बना लेते थे। अब हम पढ़ेंगे कोई एक वेक्टर दिया हो तो वो किन दो वेक्टरों में या तीन वेक्टरों में तोड़ा जा सकता है, उस चीज को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो फिलहाल हम लोग जो वेक्टर को रेजोल्यूशन करेंगे वो रेक्टेंगुलर में करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसको बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सपोज करिए एक ये वेक्टर काम कर रहा है, कोई ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये वर्क कर रहा है। हमें पता करना है इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, या ये वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों का अगर ये रिजल्ट है तो वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर कौन है। तो इसका हम लोग को आसान तरीका देखिए ये है कि कोई भी वेक्टर दिया हो तो उसका जो टेल पॉइंट है इसको आप मन में ओरिजिन मान लीजिए, और ओरिजिन मानते हुए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस खींच लीजिए। यहाँ पर हमने ये वाई एक्सिस खींचा और फिर ये एक्स एक्सिस खींचा। जब दोनों एक्सिस हम खींच देंगे तो उसके बाद क्या करना है, इसके हेड वाले पॉइंट से दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर खींचिए, यानी दोनों एक्सिस को मिलाइए यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसको मिलाया और यहीं से हमने इस पॉइंट को मिला दिया। जैसे हमने ऐसा किया तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो ये पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल। पैरेललोग्राम नाम हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर टेल से टेल मिले हों तो उन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो डायगोनल से होता है। तो यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे ये जो ए वेक्टर है ये एक्चुअल में इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है। ये जो ए वेक्टर होगा वो इन दोनों का सम होगा, ये हमने पैरेललोग्राम मेथड में सीखा था। तो आज उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट कैसे पता किए जाएंगे। तो ये ए वेक्टर था, हमने इसके टेल पॉइंट को मन में ओरिजिन माना और वाई एक्सिस और एक्सिस को खींचा, हेड पॉइंट से दोनों एक्सिस को मिला दिया परपेंडिकुलर लाइन, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो ओरिजिन से यहाँ तक एक लाइन खींची गई, एक लाइन यहाँ, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट यही होगा, यानी हम कह सकते हैं ये जो दोनों वेक्टर हैं वो इसके कंपोनेंट हैं। अब इन दोनों का नाम कैसे रखा जाए, तो हम कहेंगे इसका जो नाम रखा जाए वो इसी का कंपोनेंट है, इसी का घटक है, तो हम कहेंगे इसका नाम रख दिया जाए ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, और ये हो गया ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। और वेक्टर लॉ कहता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल हो गया ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर। तो इस तरह से पहले हम तो किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करना सीखें। जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट करना, कोई भी फोर्स है, मान लीजिए एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर, जिसके दो कंपोनेंट कैसे पता करेंगे, इसको जो टेल पॉइंट है उसको मन में ओरिजिन मानिए, वाई एक्सिस खींचा गया, यहाँ से एक्स एक्सिस खींचा गया, इसको एक्स एक्सिस से मिलाओ, वाई एक्सिस से मिलाओ,
ये पूरा एक पैराग्राम कंप्लीट हो गया। जब पैराग्राम बन गया तो एक्स वाला वेक्टर और ये वाई के डायरेक्शन में वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्ट हो गया, तो हम कहेंगे एफ वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट का नाम कैसे रखते हैं, तो हमने कहा जो एक्स डायरेक्शन में उसका नाम रख दीजिए एफ एक्स, और जो वाई डायरेक्शन में उसका नाम एफ वाई, और फॉर्मूला बन गया एफ इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये बात समझ में आएगी किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी कोई वेक्टर किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर तिरछा काम करेगा तो हम उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, एक एक्स की डायरेक्शन का कंपोनेंट, एक वाई की डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये जो बीच वाला वेक्टर है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो ए एक्स है इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम रख दिया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह ए वाई को बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ए इन वाई डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई कि किसी वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट करते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी। देखिए वैल्यू कैसे निकालना है, इसके लिए मान लीजिए ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को लेकर देखिए, जब ये ट्रायंगल लेंगे इस तरह से ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, और इसमें अगर हम साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी, ये हो गया साइन थीटा पी क्यू किसके इक्वल है। देखिए इस पी क्यू को हम इसके इक्वल कह सकते हैं, पी क्यू की लेंथ जो होगी इसके इक्वल होगी, पैराग्राम है, तो पी क्यू इज इक्वल ये वेक्टर और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर कौन सा है, ए वाई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा ए वाई, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई ए वाई, और ओ पी हमारा क्या है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ए वाई की वैल्यू मिल गई ए साइन थीटा। इसी तरह से अगर इसी ट्रायंगल में हम कॉस की वैल्यू लिए होते तो कॉस थीटा इक्वल टू आता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ क्यू अपॉन ओ पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ओ क्यू क्या है ए एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स, और ये हो गया ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो ए एक्स की वैल्यू मिल गई ए कॉस थीटा। तो एक जानकारी हमको और मिल गई कि जब भी कोई वेक्टर दिया जाएगा तो उसके पहली बात तो दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और ये जो बीच वाला वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ए एक्स और ए वाई हैं वो इस ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं। एक्स वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका नाम हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि जो ए एक्स होगा वो ए की वैल्यू इंटू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है इसी को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, ए एक्स को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको आपने ए एक्स लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। और यहाँ से वापस आइए, देखिए ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई ऐसे लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू जो ए एक्स वेक्टर है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे जो ए एक्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स और डायरेक्शन है एक्स की तरफ, और एक्स की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते थे आई, तो ए इक्वल टू हो गया ए एक्स आई, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस जो ए वाई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए वाई और डायरेक्शन हो गई वाई की तरफ यानी जे, तो लिखेंगे ए वाई जे। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इतनी बात क्लियर हो गई कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कैसे करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी कोई वेक्टर आपको दिया जाए उसके कंपोनेंट करने हों तो कोई भी वेक्टर किसी एंगल पर अगर दिया हुआ है, किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर दिया है
तो क्या करना है, इसके टिल्ट पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए दोनों एक्सिस खींचनी है। दोनों एक्सिस पर इसके हेड से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, एक पैराग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जब पैराग्राम कंप्लीट हो गया तो एक हमारा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इधर आ गया और एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया। इन दोनों का ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इसका कंपोनेंट बोल देंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स के साथ और इसको वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई के साथ। वैल्यू क्या होगी, ए एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू होगी ए साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा जो एक्स वाला कंपोनेंट हो वो कॉस के साथ है। एक्चुअल में होता क्या है, जो एंगल जिधर से दिया हो, एंगल इधर से दिया था उस वजह से ये हमारा बेस बना था और ये हाइपोटेन्यूज था। अगर इस एंगल के बजाय यहाँ वाला एंगल दिया होता, यानी हमारा कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इस वेक्टर का जो एंगल है वो यहाँ पे दिया हो कि ये एंगल थीटा है। कोई वेक्टर जो है वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर झुका हुआ हो और उसके हमें दो कंपोनेंट करने हैं, तो हम कहेंगे इसके एक कंपोनेंट तो एक्स की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ गया। इसका नाम हमने दिया ए एक्स और इसका नाम हमने दिया ए वाई। तो कंपोनेंट का नाम तो ठीक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो ए एक्स की वैल्यू हो वो ए कॉस थीटा नहीं आएगी। इसलिए कोई बच्चे रट लेते हैं कि एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ और वाई वाला कंपोनेंट हमेशा साइन के साथ, वो गलत होता है। एक्चुअल में जिधर का एंगल दिया हो, ये एंगल दिया था हमको, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा और ये वाला साइन के साथ आएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए रीजन भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये एंगल थीटा दिया होगा तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से अब हमारा ये फॉर्मूला सही हो गया। अब अगर आप चाहो तो इसको कॉस के साथ लिख सकते हो, यानी ए एक्स को लिखेंगे ए कॉस 90 माइनस थीटा और ए वाई को लिखेंगे ए साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा बन जाएगा। ये चीज हमारी कॉस थीटा हो जाएगी, यानी ए वाई आ गया ए कॉस थीटा, ए एक्स आ गया ए साइन थीटा। इसलिए सिंपल तरीका याद रखिए, जिधर का एंगल दिया हो उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ लिखेंगे और दूसरा वाला कंपोनेंट साइन के साथ लिखेंगे। बाकी नाम रख सकते हैं, जो एक्स की डायरेक्शन में था उसका नाम ए एक्स रखा गया, जो वाई की डायरेक्शन में था उसका नाम ए वाई रखा गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जब वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट किए, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्ट मिलकर इसके बराबर आया, वो चीज़ हमने लिख दी। फिर हमने कहा इस चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी हमने निकाल ली। अब मान लीजिए अगर हमको कंपोनेंट की वैल्यू मालूम हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए इन दो फार्मूले का यूज करिए। इन दोनों फार्मूले से दो आंसर आप मिलेंगे। देखिए ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है, इन दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड किया तो इधर आपको मिल गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल आ गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया कि जब भी कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट में हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है इस ए की मैग्नीट्यूड यानी इस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पता चला ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें या सिर्फ लिख दें ए, और निकालने का तरीका हो गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब आई का कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर कर लिया जाए और जे का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर लिया जाए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो गया। ये चीज आपको दिख रही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दिख रहा है, उसको सेट कर दिया। अब देखिए एक तो हो गया कंपोनेंट मालूम हो तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वो एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, इस एंगल को पता करना हो तो भी हम इनका इस्तेमाल करें और इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर लें, देखिए ए वाई और ए एक्स का डिवाइड कर लें तो ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, यहाँ से ए कैंसिल होगा और ये बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई ए वाई अपान ए एक्स। यानी अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमको मालूम है, ए एक्स और ए वाई, ये दो कंपोनेंट है, अगर इनकी वैल्यू हमको मालूम है तो हम इन दोनों की वैल्यू मालूम होने से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और ये भी इसकी निकाल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, किस तरफ काम कर रही है। तो ये हम लोग का होगा वेक्टरों का
रेजोल्यूशन। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हम लोगों ने किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना सीखा। दो से ज्यादा तीन वेक्टर के, किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। तो अगर किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट हो तो सिमिलरली उसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे अभी दो कंपोनेंट आया था तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस तीसरा कंपोनेंट जाएगा जेड डायरेक्शन में, उसको लिख देंगे ए जेड के। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब इसके तीन कंपोनेंट किए गए। फॉर्मूला वही होगा, अगर ए का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इस केस में जो हमारा ए है, पिछले केस में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए था, ए एक्स वाले के साथ थीटा एंगल बना रहा था, उसको निकालने का फॉर्मूला हमने निकाला था tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। अब सपोज कर लो यहाँ पे तीनों एक्सिस की बात आ गई, तो अब अगर तीनों एक्सिस की बात आ गई तो अगर हमारा रिजल्टेंट जो है, इफ वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा फ्रॉम ए एक्स, अगर मान लीजिए ए एक्स के साथ अल्फा एंगल पर है, एंगल बीटा फ्रॉम बी ए वाई के साथ बीटा एंगल पर है, एंड गामा फ्रॉम ए जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल पर है, तो उस समय कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी ए एक्स अपान ए, कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वाई अपान ए, कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी ए जेड अपान ए। और ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ रहा है, इनको हम बोल देते हैं कोसाइन। इनको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और ये तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर इनका स्क्वायर करके, ये पॉइंट नोट कर लें, अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 होता है। ठीक, तो कोई भी वेक्टर हो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं या तीन कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट हमने निकाल के दिखलाया गया, ज्यादातर दो का ही काम पड़ेगा, लेकिन अगर भी कोई वेक्टर अपने तीन कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका रिजल्टेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो कि एक वेक्टर है या मान लीजिए एक फोर्स है, ये दिया हुआ है 3i प्लस 4j न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा हुआ है 3i प्लस 4j न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक 3 न्यूटन का है एक्स डायरेक्शन में और एक 4 न्यूटन का है वाई डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्स मिलके जो रिजल्टेंट दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखा गया एफ। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू एफ कैसे निकाली जाए, तो अगर इसका एफ का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी आ गया 25, दैट इज 5 न्यूटन। तो हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक 3 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में है, 4 न्यूटन का वाई डायरेक्शन में है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन। और ये चीज़ हम लोग पैराबोला लॉ में भी पढ़ चुके, रेक्टेंगुलर लॉ में भी पढ़ चुके हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर भी देखा कि जब भी कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है कि आई जे और के का जो भी मल्टीपल्स होगा उन मल्टीपल्स के स्क्वायर करके सम कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट। ठीक, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इतनी चीज हम लोगों ने सीखी। अब इसका इस्तेमाल देखिए क्या है, इसका यूज पूरे बुक में कहीं भी होगा। जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में काम कर रही हो तो तुरंत उसके हम लोग दो कंपोनेंट कर लेते हैं। सपोज करिए इस ओ पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर फेंका गया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया, तो हम देखेंगे इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट कैसे करना सीखा हमने कि इसको ओरिजिन मानिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये हमारा एक पैराबोला बन गया। तो एक वेक्टर हमारा यहाँ तक आया ये, और एक वेक्टर ये आया। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। वैल्यू का तरीका है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखेंगे यू एक्स और इसको लिख देंगे यू वाई, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल दर दिया हो दरवाजा कॉस के साथ देखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा और इसकी वैल्यू हो गई यू साइन थीटा।
ये हमने सीखा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई भी वेक्टर, जैसे यू वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट हुए। अब तक डायरेक्ट फटाफट करेंगे, इसका एक कंपोनेंट यहाँ तक आएगा, एक यहाँ तक आएगा, ये एंगल दिया होगा तो ये यू कॉस थीटा हो गया और ये यू साइन थीटा हो गया। अगर हमारा ये फोर्स काम कर रहा है, देखिए थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में देखते हैं। मान लीजिए ये फोर्स इधर काम कर रहा है कोई एफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ये थीटा एंगल दिया हुआ है। इसके दो कंपोनेंट कैसे करेंगे? इसके दो कंपोनेंट करने के लिए तरीका क्या है, ये ओरिजिन था, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर मिलाइए, इस पर परपेंडिकुलर मिलाइए, पैराग्राम बन गया। तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। ये एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ये वाई डायरेक्शन वाला है, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। जिधर एंगल दिया हो उधर वाला कॉस के साथ ये एफ है, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया? कभी भी कोई वेक्टर दिया हो किसी भी डायरेक्शन में तो उसके दो कंपोनेंट इस तरह आसानी से हम लोग कर लेंगे। और वैल्यू लिखने का तरीका आपको मालूम हो गया। एक्स डायरेक्शन में तो आई के साथ लिखा जाएगा और वाई डायरेक्शन में तो उसको जे के साथ लिखेंगे। और दूसरा हमने सीखा कि जब कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j - 6k, और बोले इस ए की वैल्यू बताइए, तो क्या तरीका है, √2² + 3² + 6²। देखिए यहाँ पर 6 माइनस है, लेकिन स्क्वायर करना है, इसलिए अगर माइनस भी लिखेंगे तो भी वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से ही स्क्वायर कर दिया प्लस में। ये हो गया 4 + 9 + 36, ये आपको मिल गया 49, दैट इज 7। तो जब भी कोई वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट में दिया हो तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट वीडियो हम लोग की जो आएगी वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, और जो हम लोगों ने एडिशन लॉ पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तब तक आप इसको तैयार करें।